Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 yoga code 841. As you know, in 2026 board preparation series we have covered many videos and last video में हमने डिस्कशन किया था कि आपको आंसर प्रेजेंटेशन कैसे देना है बोर्ड एग्जाम में। हमने वहां पर सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है, आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। ओके, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई 2025 बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ योगा। यहाँ पर हम बोर्ड क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे एंड साथ ही हमें कैसे आंसर्स प्रेजेंट करने हैं इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन करना है। देन यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन पेपर में चेक करें। आपको स्पेसिफिकली टाइम मिलता है 10:15 AM से 10:30 AM तक, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही रीड करना है। उसमें आपको कोई आंसर नहीं लिखना, सिर्फ वो क्वेश्चन पेपर रीडिंग का टाइम है। तो इसलिए आप ध्यान से हर एक चीज को यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन पेपर में। ओके, एंड जब आपको आंसर बुक मिलती है तो उसमें फर्स्ट पेज पर ही जहां पर आप डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे कि हमने आंसर प्रेजेंटेशन वीडियो में भी डिस्कस किया था, वहां पर आपको ये सेट नंबर क्वेश्चन पेपर कोड वहां पर मेंशन करने होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि योगा का एग्जाम कितनी देर का होता है। तो ये होता है 2 आवर्स का एंड इसमें मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी बोर्ड एग्जाम के होते हैं 50। ओके, 50 मार्क्स का आपका बोर्ड प्रैक्टिकल होता है और 50 मार्क्स का थ्योरी बोर्ड एग्जाम। ओके, टोटल मिलाकर ये बनता है 100। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब आप क्वेश्चन बुकलेट ओपन करते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड ये इंस्ट्रक्शंस जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, हर बार आपको ऑफिशियल सीबीएसई सैम्पल पेपर मिलता है जिससे आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आए। वो इस बार भी आपको प्रोवाइडेड है। एंड यस, वन मोर थिंग, जो हमने सीबीएसई 2025 सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, सीबीएसई 2026 सैम्पल पेपर भी एग्जैक्टली सेम है। ओके, मैंने आपको पोस्ट ऐप के थ्रू इन्फॉर्म भी किया था। जो वीडियो अवेलेबल है आपको उसको देखना है ताकि आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ पाए। ओके, यहाँ पर जो पैटर्न है वो सेम है। ओके, पैटर्न मींस कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, ये सभी चीजें होती है पैटर्न। ओके, नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में टोटल 21 क्वेश्चंस हैं जो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 1 मार्क क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक, 1 लाइन, 1 वर्ड, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड सेक्शन बी में होते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा एंड योगा में 2 एंड 4 मार्क्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन होगी, तो वो हर एक क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन अलग से मेंशन होगा कि आपको यहाँ पर कैसी चॉइस गिवन है, कितने में से कितने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। एंड आप जो भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगता है। एंड मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको सेक्शन ए से स्टार्ट करना चाहिए, सब कुछ एक फ्लो में रहेगा, आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। बट अगर आपको सेक्शन बी कंफर्टेबल लगता है तो आप सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको सभी क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी है तो पहले उसके सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में, फिर सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो सीक्वेंस को नहीं खराब करना है, सभी को करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। ओके, सेक्शन ए ये 24 मार्क्स का होगा एंड यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बार आपको ये डर लगता है कि अगर हमने गलत आंसर लिख दिया तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। नहीं, आपको वहां पर अगर आपका पूरा आंसर गलत भी हो गया इन केस तो आपको 1 की जगह 0 मिलेगा। मींस वहां पर एज सच कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, इसलिए जो भी आपको आंसर आता है आपको लिखना चाहिए, बट यस ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। एंड सेक्शन बी ये होगा 26 मार्क्स का। ओके, अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें फर्दर सब पार्ट्स होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और आपको कोई भी 4 आंसर करने हैं। यहाँ पर आप जनरली ये सोचते हैं कि हम सारे ही अटेम्प्ट कर देते हैं, बट नहीं, आपको सिर्फ वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं।
6 क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से जो भी 4 आपको सबसे अच्छे से आते हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, देन आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सभी में 6 सब पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपको 5 सब पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, इन ईच ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। ओके, देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर मींस डिस्क्रिप्टिव आंसर जहां पर हमें लिखना है। सो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड इसमें 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ओके, देन आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से 2 and 4 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मिलते हैं। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं एंड वर्ड लिमिट 20 to 30 है। हाउएवर अगर आपको लग रहा है कि इतने वर्ड्स में आप अपना आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल एक वर्ड भी हम ज्यादा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। ये बस आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि आपको अप्रोक्स इतनी वर्ड लिमिट में लिखना है। ओके, 4-5 वर्ड ऊपर हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। ओके, देन 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। सो आंसर्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हमें आंसर प्रेजेंटेशन कैसे देना है। हाउएवर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो कवर किया है, तो आपको वो जरूर देखना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। सो जब आपको आंसर शीट मिलती है उसमें राइट साइड पर कोई मार्जिन नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड पर होगा। सो आपके पास योगा के पेपर में इतना टाइम होगा कि आप यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन ड्रॉ मार्जिन ऑन द राइट साइड। इससे जब आप आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ओके, सो सबसे पहले जब भी आप कोई सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको सेक्शन हेडिंग मेंशन करनी है। ओके, देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये किस तरह का सेक्शन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद 2 लाइंस लीव करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट। अब देखिए आप इतना ध्यान रखें कि आपके पास योगा इतना लेंदी एग्जाम नहीं होता है, सो इसलिए ना ही इसमें आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत है कि हम कितना स्पेस लीव करें कितना नहीं। अप्रोप्रिएटली 1-2 लाइंस का स्पेस आप यहाँ पर लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं तो हम 2 लाइंस लीव कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं तो हम 1-1 लाइन लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना स्पेस हम दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड स्पेशली ऐसा क्वेश्चन जिसके सब पार्ट्स हैं, सबसे पहले आप उसका प्रॉपर नंबर मेंशन करें और फिर जब उसके सब पार्ट्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो एक एक लाइन का गैप आप उनके बीच में देंगे, ठीक है। देन एक और बात, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझा रही हूँ, कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा काम है आपको सारे क्वेश्चन समझाना। बट उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, मींस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन क्या था कि 6 क्वेश्चंस में से 4 करने हैं, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। जो 4 आपको अच्छे से आते हैं आपको वही करने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको सारे अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ। ओके, सो अब सबसे पहले हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। So first question, the new biofuel policy announced by the government of India on dash. So biofuel policy कब अनाउंस हुई थी? The correct answer is 10 अगस्त 2018। अब यहाँ पर जो MCQ टाइप आंसर्स होते हैं वो कैसे लिखने हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर एंड ऑप्शन दोनों चीजें आपको मेंशन करनी है। ओके, एंड वन मोर थिंग, जब आप सब पार्ट्स की यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन करते हैं लाइक फर्स्ट सेकंड, तो ये आपको वही फॉर्मेट रखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ पर फर्स्ट है तो आप फर्स्ट ही लिखेंगे, अपनी मर्जी से ABCD नहीं लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन फॉर्मेट मेंशन करना है जैसा आपको एग्जाम में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। Then next question, Nishant's grandfather had many health issues due to non-participation in physical activities. He got an idea to start a yoga center for senior citizens. Soon 20 people joined his yoga classes. Nishant is dash. यहाँ पर निशांत के दादाजी को काफी हेल्थ इश्यूज हैं एंड वो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, इस वजह से निशांत ने यहाँ पर योगा सेंटर स्टार्ट किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड 20 लोगों ने
उसकी योगा क्लासेस को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर निशांत क्या है? सो यहाँ पर निशांत एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उसने खुद से एक न्यू इनोवेटिव आइडिया सोचा और फिर उस चीज को एक्चुअली एग्जीक्यूट किया। सो यहाँ पर उसने अपना बिजनेस सेटअप किया है। सो दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। The next question: on the basis of Rohit's previous performances, he got scholarship to be spent on his athletic training. What kind of motivation is this? So यहाँ पर previous performance के basis पर scholarship मिली है, means ये एक external reward है. So external reward की वजह से external motivation मिलता है. So the correct option is D. नेक्स्ट, एक्रोनिम स्मार्ट इज यूज टू सेट गोल्स। हम स्मार्ट एक्रोनिम यूज करते हैं अपने गोल सेट करने के लिए। इसमें एस लेटर का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक। द करेक्ट आंसर इज सी। Next question: an employee requested his manager to grant him a short leave. Which of the following is a correct and clear request? करेक्ट एंड क्लियर होनी चाहिए। सो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल याद रखना है, जिसमें क्लियर, एक्यूरेट एंड कंसाइज स्टेटमेंट होनी चाहिए। सो हमें यहाँ पर एक ऐसी ही स्टेटमेंट फाइंड करनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। प्लीज अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूसडे 11 जून 2019 एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट। इस सेंटेंस में हमने एग्जैक्ट रीजन बताया है कि हम क्यों लेट जाना चाहते हैं, एंड एग्जैक्टली कितना लेट ये भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, और किस दिन। सो यहाँ पर हमने सारी चीजें मेंशन की हैं। सो ये एक आइडियल मैसेज है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next question: what is correct order of steps for sorting data? डेटा पर सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम सारे रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें सॉर्ट करना है। देन डेटा मेन्यू में सॉर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन सॉर्ट की 1 मीन्स वहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, लाइन लीव करेंगे एंड देन सब पार्ट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन: निधि इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक ट्रबल एंड इंडाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया विल बी बेनिफिशियल फॉर हर? सो गैस्ट्रिक ट्रबल एंड इंडाइजेशन में हमें कौन सी क्रिया ज्यादा बेनिफिट करती है? धौती। द करेक्ट आंसर इज सी। Then next, which of the following आसन is not effective for strengthening the abdominal muscles? ऐसे क्वेश्चंस में नॉट कीवर्ड पर ध्यान देंगे। कौन सा ऐसा आसन है जो एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने में इतना इफेक्टिव नहीं है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, वृक्षासन, बिकॉज इसे हम बैलेंस इंप्रूव करने के लिए, लेग मसल्स को टोन अप करने के लिए यूज करते हैं। बट जो बाकी तीनों हैं ये एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा इफेक्टिव नहीं है स्ट्रेंथन करने में एब्डोमिनल मसल्स को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next question: wheezing, shortness of breath, chest tightness and coughing are the symptoms of? ये सभी symptoms हैं bronchial asthma के। So the correct option is B. Then, according to yogic philosophy, a person has 5 kosh which surround the divine self or the Atman. Which of the following kosh helps to evolve better intrapersonal and interpersonal relationship? So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विज्ञानमय कोश। ये हमारे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेटर बनाता है। आप अगर इसे बुक में चेक करेंगे तो बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो इंग्लिश नेम है वो तो सही गिवन है, बट जो हिंदी नेम है वो गलत गिवन है। बट इसे मैंने वेरीफाई किया है, सो मैंने डबल वेरीफाई कर लिया है इसे। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो विज्ञान में कोश ही होगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Which of the following सूक्ष्म व्यायाम is not recommended to manage arthritis? So सबसे पहले arthritis जब हमारे joints में प्रॉब्लम होती है। जब हम उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो हमें ऐसा सूक्ष्म व्यायाम करना होगा जो स्पेसिफिकली किसी जॉइंट में मूवमेंट को सही करे, इम्प्रूव करे। बट यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, वक्ष स्थल शक्ति विकासक, ये हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। यहाँ पर एज सच किसी जॉइंट की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये रिकमेंडेड नहीं होगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन सिक्स्थ,
Surya Namaskar, Tratak, and Pranayam help to maintain the functions of pineal gland responsible for. So pineal gland हमारे cognitive development के लिए important होता है. So the correct option is B. Then next third question, यहाँ पर 6 questions given होंगे, हमें 5 attempt करने हैं. First, dash is a method for purifying the large intestine either with or without water. So the correct answer is Basti, option C. यहाँ पर हम एक षट क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम लार्ज इंटेस्टाइन को प्योरीफाई करते हैं. देन सेकेंड, नॉर्मली अ हेल्दी पर्सन शुड प्रैक्टिस आसन एंड प्राणायाम एवरी डे फॉर डैश रिस्पेक्टिवली. आसन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए 45 मिनट्स एंड प्राणायाम 15 to 20 मिनट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Then next question, third, dash means union of pranic force and mental force. हठ योगा करेक्ट ऑप्शन होगा बी. हट का मतलब होता है जब हम अपने प्राणिक फोर्स मींस अपने लाइफ फोर्स और मेंटल फोर्स को यूनाइट करते हैं, उसके लिए हम हट योगा प्रैक्टिस करते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्ट्रेस. हमने डिस्कस किया था दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस. अगर गुड स्ट्रेस है तो उसकी वजह से हम मोटिवेट होंगे एंड हम अपनी एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर पाएंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Then Ashtang Yoga of Patanjali consists of 8 limbs. Which of the following limb is not a part of Antarang Yoga? So Ashtang Yoga में 8 parts होते हैं और हमने उन 8 parts को further बहिरंग योगा और अंतरांग योगा में क्लासिफाई किया था. तो अंतरांग योगा का पार्ट क्या नहीं है ये बताना है. सो समाधि, ध्यान, धारणा ये सभी अंतरांग योगा का पार्ट है, बट प्रत्याहार ये बहिरंग योगा का पार्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ये अंतरांग योगा का पार्ट नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. देन त्रटक इज अ स्टिल gazing based technique for eyes that helps to. so त्रटक से हमारा माइंड शांत होता है और डिस्ट्रैक्शन रिमूव होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ये भी एक षट क्रिया है. नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, हमें 5 आंसर करने हैं. विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है? प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हीट, मेंटेन टिश्यूज फंक्शंस, रेगुलेट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, कंप्राइज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो लास्ट 3 स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, बट ए स्टेटमेंट ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सही है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी एंड हीट प्रोवाइड करते हैं बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं करते. बट ये जो बाकी 3 है ये इनके फंक्शन होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हीट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके. Then second, Devansh is suffering from obesity. Which of the following yogic management will help him to control overeating habits and anxiety? अगर obesity से सफर कर रहे हैं और हमें अपनी overeating habits और anxiety को कंट्रोल करना है, क्योंकि anxiety की वजह से भी हमें ऐसी habits हो जाती हैं. So ऐसे में हमें यम और नियम फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि इससे हम अपने पर्सनल ऑब्जर्वेंस को देख सकते हैं, मतलब हम खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं, अपनी आदतों पर कंट्रोल पा सकते हैं. तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Then next, ahimsa parmo dharm. This principle teaches us non-violence in thoughts, words, and action. We can study these under the goal of dash. So ahimsa parmo dharm ये principle हम सीखते हैं कि हमें नॉन वायलेंस रखना है, थॉट्स में भी, वर्ड्स में भी, एक्शंस में भी. मीन्स हमें किसी भी तरह से वायलेंस नहीं करना है. सो ये हम कौन से गोल के अंदर पढ़ते हैं? स्पिरिचुअल गोल के अंदर. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Then dash enables an individual to control the urge for materialistic and physical pleasures. So बाहर जो चीजें सिर्फ हमें फिजिकल प्लेजर देती हैं, एक्चुअली वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऐसी चीजों के लिए अपनी अर्ज को कंट्रोल करना, डिजायर्स को कंट्रोल करना, ये हमें तपस सिखाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Then which of the following factors are important for social development? Social development के लिए important है हमारा behavior और communication. So the correct option is D. Then dash includes food items like red meat, alcohol, overripe or unripe organic products and fermented food. ये सभी food आते हैं तामसिक diet के classification में. So the correct option is C.
Which of the following आसन cannot be performed in supine lying position? So यहाँ पर अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन ये सभी सुपाइन लाइन पोजीशन में परफॉर्म किए जाते हैं। इनकी इनिशियल पोजीशन में हमें अपने बैक पर लेटना होता है। बट मकर आसन ये प्रॉन लाइन पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है। सो इसमें हम अपने पेट के बल लेटते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी। सो हमें इनिशियल पोजीशन के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन बताया गया है आसन के लिए, सो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, देन नेक्स्ट, द भगवत गीता इज अ संस्कृत टेक्स्ट derived from the Mahabharat epic. The content is in the form of discussion between Arjun and Shri Krishna. The correct option is B. Then next question, Harshit is facing stress in his business due to lack of resources. Choose the behavior related effect of stress from the following. So जब हमें अपने बिजनेस की वजह से स्ट्रेस होता है, उस केस में ये एक तरह का स्ट्रेस ही है, बट इससे हमारे बिहेवियर पर क्या इफेक्ट हो सकता है? सो बिहेवियर पर इफेक्ट पूछा जा रहा है। हमने दो तरह के इफेक्ट पढ़े थे, बिहेवियर पर एंड मूड पर। सो बिहेवियर पर कैसा होगा? जहां पर हम किसी दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एंगर आउटबर्स्ट एंड सोशल विड्रॉल। मीन्स हम किसी दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, या फिर हम किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे, हम अकेले रहना पसंद करेंगे। सो ये हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, बिहेवियर पर इफेक्ट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then Patanjali Yoga Sutra start with the idea of enlightening the importance of controlling the mind. It is known as मीन्स अपने माइंड के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं उन पर कंट्रोल करना, इस चीज को क्या कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोध। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Which machine is used to give electric shock in case of cardiac arrest? The correct answer is automated external defibrillator, option C. Then next, cardiopulmonary resuscitation is a life-saving procedure that suggests to place heel of hand over the center of the person's chest and यहाँ पर हमें बताना है कि हमें कितने कंप्रेशंस देने हैं और डेप्थ क्या होनी चाहिए। हमें 100 कंप्रेशंस पर मिनट देने चाहिए एंड डेप्थ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, सबसे पहले हमें आंसर राइटिंग मीन्स प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। यहाँ पर क्योंकि हम एक न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद 2 लाइन्स लीव करेंगे। अब यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि हमें फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं टेबल पर। इसके लिए सबसे पहले हम डेटा मेन्यू में जाते हैं, देन फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा फिल्टर, और हम जानते हैं कि 2 टाइप के फिल्टर होते हैं, ऑटो फिल्टर एंड स्टैंडर्ड फिल्टर। हम यहाँ पर दोनों के लिए ही ऑप्शंस मेंशन करेंगे। फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑटो फिल्टर, अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो हर एक कॉलम हेडिंग के आगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए एरो होता है, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, और वहां से जो भी हमें देखना है उसको हम टिक कर देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड फिल्टर। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, एंड उसके बेसिस पर फिल्टर अप्लाई हो जाता है। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर दोनों के लिए मेंशन करेंगे ऑप्शंस। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ऑप्शंस दिखाए हैं, इसलिए हम इसको ए बी इस तरह से हमने क्लासिफाई किया है, एंड फिर इसके जो फर्दर स्टेप्स है उसको फर्स्ट सेकंड की फॉर्म में मेंशन किया है। ठीक है, एंड देन इसके बाद आंसर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर बस 2 लाइंस बचती हैं। 2 लाइंस में तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम नेक्स्ट आंसर को नेक्स्ट पेज से लिखेंगे। ओके, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर 2-3 लाइंस ही बच रही हैं पहले पेज पर और वहां पर आपका आंसर नहीं आ पाएगा, 2-3 लाइन के केस में आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। ओके, active listening is an art which comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. What are the stages of active listening? एक्टिव लिसनिंग की 5 स्टेजेस होती हैं। हम उन 5 का नाम यहाँ पर बताएंगे, एंड हमसे सिर्फ व्हाट पूछा गया है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा गया है, एंड 5 स्टेजेस हैं, तो हम सभी का नेम मेंशन करेंगे। ओके, फर्स्ट इज रिसीविंग, जहां पर हम इंफॉर्मेशन
एक्सेप्ट करते हैं, देन अंडरस्टैंडिंग जहाँ पर हम उस इंफॉर्मेशन को समझते हैं, रिमेंबरिंग मीन्स जहाँ पर हमें कोई फैक्ट रिकॉल करना होगा, इवेल्युएटिंग मीन्स हम इस कन्वर्सेशन से क्या समझे, एंड रिस्पॉन्डिंग मीन्स फीडबैक देना। सो ये 5 स्टेजेस होती हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए। एंड ये 5 स्टेजेस हमने स्पेसिफिकली 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इसलिए इस तरह से फॉर्मेट में मेंशन करना है। ओके, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था जो फॉर्मेट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आपको इस क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश नहीं करना है। लाइक इसको आप 1 2 3 में मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है, वरना वो 7 के साथ क्लैश होगा। सो इसलिए जो नंबरिंग यहाँ पर है उस फॉर्मेट में हम यहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है। ये 7 है, 1 2 3 4 वाला, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से, ठीक है। फॉर्मेट चेंज कर देंगे। ओके, देन स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताना है। सो स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने ऑपरेशन के फर्स्ट स्टेज में है, अभी जस्ट ओपन हुई है, अभी स्टार्ट ही किया गया है। इसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एक इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, एंड इसमें न्यू स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए टैक्स बेनिफिट्स, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट फंडिंग, इस तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बन सकते हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए सबसे पहले हमें क्लियर गोल सेट करने होंगे, एक्शन प्लान बनाना होगा, उसके लिए राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स को यूज करना होगा, अपने मेंटर्स एंड पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करें, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, एक प्रॉपर कैलेंडर बनाएं, शेड्यूल बनाएं, एंड हार्ड वर्क करें, अपने प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें। सो इस तरह से 6 स्टेप्स में आपको ये आंसर मेंशन करना है। एंड जब भी इस तरह का क्वेश्चन मेंशन करते हैं जहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स हों, तो उसके पहले आपको क्वेश्चन से स्टेटमेंट भी लिखने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, इस तरह से आपको क्वेश्चन से स्टेटमेंट रखनी है ताकि हम इस आंसर को रिलेट कर पाए। ओके, हाउ कैन वी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। सो जो वेस्ट जनरेट होता है उसके अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए हमें 4R एंड 1U का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड अपसाइकल। क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी होगी तो रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स कम होंगे, मींस कम वेस्ट प्रोड्यूस होगा। देन स्क्रैप मटेरियल को रीयूज करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक आइटम्स जब मैन्युफैक्चर होते हैं तो वहां पर जो ऑफ कट होंगे, स्क्रैप होगा, उसको वापस से न्यू प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, रीयूज किया जाता है। देन वेस्ट एक्सचेंज मींस जहां पर एक चीज का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। सो ऐसे में हम वेस्ट एक्सचेंज करके वेस्ट जो जनरेट होगा फाइनली उसके अमाउंट को कम कर पाएंगे। सो यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं। एंड जब पॉइंट्स में हेडिंग होती है, जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग दी है इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, ये इस पॉइंट की हेडिंग है, तो आपको इसे हाईलाइट करने के लिए अपने तरीके से, मतलब या तो आप इसे कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, या फिर आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है सबसे पहले हेडिंग, फिर हमने इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो जब हम सेकेंड लाइन में आएंगे तो बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, इतना स्पेस लीव करेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो इससे क्या हुआ, इससे हमने एक प्रॉपर स्पेस शो किया है, तो उससे पता चल रहा है कि यही हेडिंग है। ओके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के 2 मार्क्स क्वेश्चंस गिवन है, 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें 4 अटेम्प्ट करने होंगे। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन योगा। सो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन से स्टेटमेंट पिक करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज इन योगा इंक्लूड। सो यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसके लिए 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट, योगा ट्रेनर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू योगा स्टूडियोज। सो इस तरह से डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज योगा में अवेलेबल हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मंत्र मेडिटेशन। स्पिरिचुअल मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें हम इनर अवेयरनेस और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करते हैं, गॉड से कनेक्ट करते हैं। एंड मंत्र मेडिटेशन में हम स्पेसिफिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, इससे हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं। सो यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, मंत्र मेडिटेशन में हमारा फोकस एक स्पेसिफिक मंत्र पर होता है, जबकि स्पिरिचुअल मेडिटेशन में हम गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। What are the effects of stress on respiratory and cardiovascular system? स्ट्रेस का इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पर
हमारी ब्रीथिंग तेज हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग एफिशिएंसी रिड्यूस होना, ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सभी इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। Suggest two आसन and two प्राणायाम to manage arthritis. So arthritis को मैनेज करने के लिए हमें आसन प्रैक्टिस करने चाहिए, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, देन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रमरी। ये सभी हमें हेल्प करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में एंड हमारा जॉइंट पेन रिड्यूस करने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि रमेश फुटबॉल खेलते हुए अचानक से गिर जाता है, बेहोश हो जाता है एंड यहाँ पे टीचर जल्दी से आते हैं और उसे सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं। तो हमें बताना है कि चिल्ड्रन में सीपीआर इंटरवेंशंस का ऑर्डर क्या होता है। सो द रिकमेंडेड ऑर्डर इज CAB, मीन्स चेस्ट कंप्रेशंस, एयरवे एंड ब्रीथिंग। Then Mamta is suffering from low back pain. Due to chronic pain, she has lost her working capacity and has to spend largely on healthcare expenses. Discussed about the causes of pain. So लो बैक पेन के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे अगर हम कभी कोई भारी चीज उठा लेते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्प्रेन या स्ट्रेन आ सकता है मसल्स या लिगामेंट्स में। देन लो बोन स्ट्रेंथ, जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्ट्रेस, पुअर फिजिकल कंडीशन, इम्प्रॉपर पोस्चर एंड पुअर स्लीपिंग पोजीशन की वजह से भी लो बैक पेन हो सकता है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 2 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू 4 मार्क क्वेश्चंस। सो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें कोई भी 3 आंसर करने हैं। Acharya Rajesh is starting a group for yogic practices. Suggest some essential points to keep in mind before doing pranayam to improve the productivity of yogic practices. प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले हमें कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मींस जहां पर हम प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्लेस वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, किसी तरह का पॉल्यूशन, नॉइज, इंसेक्ट, फ्लाइज नहीं होने चाहिए। राइट सीजन, अगर आप पहली बार प्राणायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, सो स्प्रिंग सीजन मार्च टू अप्रैल या फिर ऑटम सीजन सितंबर टू अक्टूबर में स्टार्ट करना चाहिए, और अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड राइट टाइम, सूटेबल टाइम होता है मॉर्निंग, सुबह के टाइम में हमें प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड आसन, सो प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, इनमें से किसी भी सूटेबल पोस्चर में हम रह सकते हैं, रिकमेंडेड है। सो यहाँ पर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। ओके, एंड जैसा मैंने बताया था कि जब हेडिंग लिखते हैं तो उसका हेडिंग दिखाने का आपका अपना वे हो सकता है। लाइक यहाँ पर आप स्पेस लीव कर रहे हैं, इस हेडिंग को कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, इवन आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके, एंड हर एक सब पॉइंट के बीच में आपको स्पेस लीव करना है, वन वन लाइन का। ओके, इससे आपका आंसर ज्यादा अच्छा दिखता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मित आहार योगिक डाइट, एक्सप्लेन। मित आहार का मतलब होता है कि जब हम फूड को प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रॉपर क्वालिटी का कंज्यूम करते हैं। सो इसमें हम फ्रेश, न्यूट्रिशियस एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड कंज्यूम करते हैं। सो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इससे हमारे डाइजेशन सही रहेगी, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस प्रमोट होगा, हम ओवर ईटिंग नहीं करते, हमारा वेट कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है एंड इससे हमारी बॉडी प्योरीफाई होगी और हम हायर योगिक प्रैक्टिसेस के लिए प्रिपेयर होते हैं। और ये एक ऐसी ईटिंग हैबिट है जो हमारे बॉडी, माइंड, सोल सभी को एडजस्ट करती है, जिससे हमारी एनर्जी कंसंट्रेट हो पाती है, हम अपनी एनर्जी को फोकस कर पाते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने शॉर्टली इसके इफेक्ट्स पे एक्सप्लेन कर दिया और मिताहार क्या है वो भी हमने यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन गिवन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चित्त विक्षेपा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 2+2, मीन्स हमें फर्स्ट पार्ट भी 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है एंड सेकेंड पार्ट भी। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जहाँ पर हमें मेंटल वेलबींग का कंसेप्ट बताना है। सो पतंजलि ने योगा को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, योग है चित्त वृत्ति निरोध, मीन्स हम योगा की हेल्प से अपने माइंड के फ्लक्चुएशंस, उसके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते
सकते हैं एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मेंटल वेलबींग अचीव करनी है, मीन्स अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना है, तो इसके लिए अपने माइंड के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना होगा। और मेंटल डिस्टर्बेंसेस को हम कहते हैं चित्त विक्षेपा। चित्त विक्षेपा मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इससे हमें पेन होगा, डिप्रेशन, ट्रेम्बलिंग ऑफ बॉडी, इरेगुलर ब्रीथिंग, इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इससे हमारी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होती है एंड हमारा योगिक प्रोग्रेस भी उसमें हर्डल आता है। इसलिए हमें अपने माइंड के फ्लक्चुएशंस को, डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करना चाहिए। ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड था, तो हमने हर एक के लिए 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ओके, विद प्रॉपर हेडिंग्स। Then, what is the role of yoga in the management of hypertension? Explain the prescribed yogic practices for it. ये है 1+3 मीन्स सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें 1 मार्क के लिए देना है एंड 3 पॉइंट्स हमें योगिक प्रैक्टिसेस के लिए मेंशन करने हैं। जब हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये एम रखना है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कम रख सकें एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। इसके लिए योगा कैसे हेल्प करती है? योगा हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी बाय रिड्यूसिंग आवर स्ट्रेस एंड बैलेंसिंग द नर्वस सिस्टम। इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड योगिक प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले आसन लाइक ताड़ासन, वज्रासन, मकर आसन, शवासन, ये हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रमरी, ये हमारे माइंड को शांत करते हैं। एंड मेडिटेशन, ये हमारे एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस को कम करता है एंड ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ये सभी योगिक प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड है हाइपरटेंशन के लिए। Now the last question, according to yogic philosophy, how can we develop personality through yoga? Explain. योगा एक इफेक्टिव टूल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। इससे हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, मीन्स सभी एस्पेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट आसन है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, बॉडी पोस्चर, सभी चीज़ें डेवलप होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके लिए हमें धारणा, ध्यान, त्रटक, सूर्य नमस्कार, इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारा फोकस, मेमोरी, थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, एनहांस होती है। देन इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, प्राणायाम एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स की हेल्प से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाते हैं एंड पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा। एंड जब हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा, जब हम इमोशनली स्टेबल रहेंगे, हम सोशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए हमें यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान प्रैक्टिस करने चाहिए। देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें यम, नियम एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इस तरह से हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन।